मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। भारत और अमेरिका मिलकर के कुछ ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं जिससे सेंटीमीटर की डिफरेंस में भी अगर परिवर्तन होगा तो उसे ऑब्जर्व किया जा सकेगा। देश में आने वाली चाहे बाढ़ हो या तूफान हो या फिर तेज बिजली का कड़कना हो, ग्लेशियर्स का पिघलना हो, ये सभी चीजें भारत और अमेरिका के संयुक्त प्रयास से, नासा और इसरो के संयुक्त प्रयास से आने वाले समय में बहुत पहले ही सूचित हो जाएंगी। इसकी सारी तकनीकी जानकारियां मैं आप लोगों को आज के सेशन में दूंगा। किस तरह से काम करेगी, कहां करेगी, क्या क्या करेगी, क्या सिंथेटिक अपर्चर लगे हैं, कैसे है, सब बातें हम इसमें बात करेंगे। बस कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लीजिए शुरुआत में कि इसके अंदर लगभग 2300 किलोग्राम वजन का निसार जो है ये सैटेलाइट के माध्यम से छोड़ा जा रहा है। इस मिशन की जो खासियत है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा आज के सेशन में। किस तरह से ये सारी चीजें घटी, एक एक करके मैं आपके सामने सारी बातें रखते चले जा रहा हूं। ठीक है, अब एक एक करके हम इसकी सारी बातें करना शुरू करते हैं। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है, सारी बातें थोड़ा सा समझते हैं, क्या कहानी है, डिटेल में अब चलते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहली बात, इसरो और नासा मिलकर के कुछ भेज रहे हैं, नाम दिया गया सिंथेटिक अपर्चर रेडार। काम होगा कि ये पृथ्वी की बहुत बढ़िया तस्वीरें लेगा। अब आप पूछेंगे तस्वीरें लेनी है तो तस्वीरें लेने के तो बहुत सारे तरीके हैं, ड्रोन उड़ा दो, ड्रोन उड़ाने से तस्वीरें ले सकते हो। जी नहीं, ड्रोन की अपनी एक लिमिट होगी, कहां तक आप उसे चलाएंगे, कितना फ्यूल डालेंगे, ये सब काम एक अपने आप में मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर आपको पूरी धरती का चक्कर काटना है, वो भी बिना तेल खर्च किए, तो आपको ऐसी जगह जाना होगा जहां पर ग्रेविटी आपको ज्यादा परेशान ना करे, बस इंजन भर का आपको फ्यूल देना पड़े और वो भी छोड़ने तक के काम में आए। सॉरी। ऐसे में अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटने वाला ये जो सिस्टम हमने तैयार किया है, ये 12 दिन में पूरी पृथ्वी का चक्कर काट लेगा। 12 दिन में पृथ्वी का चक्कर काटेगा तो क्या ये पृथ्वी पर आकर नहीं गिर जाएगा? एक बहुत बेसिक सा बच्चों के दिमाग में उठने वाला प्रश्न। नहीं साहब, ये नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि इसको जिस जगह छोड़ा जा रहा है वो सन के साथ सिंक्रोनस है। एक तरीके से सन जहां खींच रहा है, अर्थ जहां ग्रेविटी में खींच रही है, दोनों के साथ सिंक्रोनाइज होकर ये चल रहा है। ग्रेविटी से बैलेंस्ड है, ना इधर गिरेगा ना और कहीं अंतरिक्ष में जाकर जाएगा। इस तरह से छोड़ा जाएगा कि ये प्रॉपर जगह पर ही मूव करता रहेगा जब तक आप इसे मूव करने देंगे। इसमें इसके जरूरत भर के काम के लिए सोलर पैनल्स लगा दिए हैं जो बाकी जो मशीनें हैं उनको चलने के लिए ऊर्जा देते रहेंगे। अच्छा, फिर सवाल आता है कि फोटो कैसे खींचेगा? तो इसको समझने के लिए थोड़ा आसान करते हैं। हम जब अर्थ से आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान की तरफ देखने पर भी हम तस्वीरें लेने में कामयाब होते हैं। छोटी जगह पर बैठे हैं, जितनी दूर तक हम अपनी नजरें फैला सकते हैं उतनी दूर तक की तस्वीरें अपनी नजरों में तो ले ही लेते हैं। अगर हम उसको उल्टा करें, हम ऊपर चले जाएं और नीचे की तरफ धरती देखें तो धरती देखकर हम भी अपने हिसाब से तस्वीरें ले सकते हैं। तो यह समझिए कि एक तरह की मशीन है जिसको अंतरिक्ष में टांग दिया गया है, 750 किलोमीटर ऊंचाई पर टांग दिया गया है और वो अर्थ की तस्वीरें लेने वाली है। अर्थ की तस्वीरें लेगी, कितनी दूर तक की ले लेगी? एक बार में लगभग 250 किलोमीटर का जो एरिया है उसको ये अपनी तस्वीरों में कैप्चर कर लेगा। अच्छा, तो ये लगातार क्या फोटो लेने वाला है क्या? नहीं। अगर ये लगातार फोटो लेने लगा और अर्थ का 12 के दिन में पूरा चक्कर कर देगा और लगभग 3 साल और कहीं लिखा है 5 साल का इसका कार्यकाल होगा, 5 साल का कार्यकाल होगा, ऐसे में तो ये पगला जाएगा। कितनी तस्वीरें लेगा भाई? कितनी ज्यादा इसके अंदर हार्ड ड्राइव्स लगनी होंगी, कितना सारा डेटा इसको प्रोसेस करना होगा, ये तो मुसीबत हो जाएगा। तो फिर तरीका क्या रखा गया? तरीका ये रखा गया कि ये डेटा तो कलेक्ट करेगा, तस्वीरों के रूप में नहीं, रेडिएशंस से जो रिफ्लेक्शंस निकल कर आएंगे उनसे बनी हुई इमेजेस के रूप में। अब ये क्या कहानी है? जैसा आप लोग जानते हैं कि रडार शब्द का अर्थ है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, अर्थात रेडियो वेव्स जब जाकर किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से या ऑब्स्टेकल से टकराती थी तो हम उसके लौटने पर जो भी पिक्चर बनती थी दिमाग में कि हाँ भाई यहां पे टकराया, इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से ये टकराया था, लौटकर आया है, पता चल गया कि आसमान में कुछ उड़ रहा था, यही होता था। अब आप उल्टा करने जा रहे हैं, आप अंतरिक्ष में जाकर के रेडियो वेव्स को धरती पर भेज रहे हैं। ये 2 प्रकार की रेडियो वेव्स हैं, एक एल बैंड रेडियो वेव्स और एक एस बैंड रेडियो वेव्स। बैंड मतलब आप एक तरह से वेवलेंथ के तरीके से ट्रीट कर लीजिए। एल बैंड जो रेडियो वेव्स हैं वो धरती को पेनिट्रेट तक कर जाएंगी, मतलब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि थोड़ा और गहराई तक भी पता लगा लेंगी कि हाँ भाई इतना अंदर तक का डेटा इसके पास है। इससे बर्फ की सतह, बर्फ की सरफेस, ज्वालामुखी, इन सब के बारे में पिक्चर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।
एस बैंड जो इसमें अपर्चर लगा है या फिर रेडियो वेव का जो सिस्टम लगा है वो सरफेस की तस्वीरें ले लेगा, यानी कि रेडियो वेव से जो बनने वाली रिएक्शंस हैं उन्हें ऑब्जर्व कर लेगा। चूंकि ये दोनों एक साथ होने जा रहे हैं, एल और एस, इसलिए ये अपने आप में यूनिक है। जनरली अर्थ ऑब्जर्वेटरी जो सैटेलाइट्स होती हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, उनमें एक आधी बैंड यूज किया जाता है, एल कर लिया, एस कर लिया, ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है। अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए भारत भी, नासा भी, तमाम देश अपने अपने हिसाब से सैटेलाइट भेजते रहते हैं, लेकिन दो प्रकार के बैंड लगाकर एक सैटेलाइट भेजना कि वो गहराई का पता भी लगाए और सरफेस का पता भी लगाए, ये काम करने दोनों देश पहली बार संयुक्त रूप से अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए साथ आए हैं। सर इससे तो ये हमारे बारे में सारी जानकारी जुटा लेंगे, इन्हें तो सब पता चल जाएगा हम क्या कर रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हाँ, ये तो बड़ी चिंता की बात होगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, अब थोड़ा सा वो जान लीजिए। क्योंकि ये जो डेटा है, ये डेटा हर किसी वैज्ञानिक को, हर रिसर्चर को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया जाएगा। अगर ये इतना ही संवेदनशील डेटा होता तो ये किसी के लिए भी उपलब्ध नहीं होता। आप पूछेंगे तो फिर फायदा ही क्या हुआ? फायदा असल में मानवता की सहायता करना है। कैसे करना है? आज आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण परिवर्तन से लगातार सब तरह से भारत हो या दुनिया के देश हो, वो प्रभावित हो रहे हैं। चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा हो, ग्लेशियर्स का पिघलना हो, बाढ़ का आना हो, तूफान का बनना हो, ये सारी चीजें हम सभी को प्रभावित कर रही हैं, और ये केवल भारत में नहीं, दुनिया भर को प्रभावित कर रही हैं। इसलिए मानव की सहायता के लिए यह काम किया जा रहा है। लेकिन सर ये तो डेटा बहुत संवेदनशील होगा, सबके बारे में सब पता चल जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन 12 दिन का डेटा काम का नहीं होगा। आज कोई घटना घटी है, इस पर अगला अपडेट 12 दिन बाद आएगा। दुनिया इतना तेजी से बदल रही है कि 12 दिन बाद के डेटा में तो खेल खत्म हो जाता है। भारत ने 22 मिनट के अंदर तो पाकिस्तान का खेल खत्म कर दिया था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये तस्वीरें आएंगी जरूर, इनसे ऑब्जर्वेशन करके यह समझने में सहूलियत रहेगी कि कहां कहां क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि बाढ़ आई है तो कितना आई है, ग्लेशियर पिघला है तो कितना पिघला है, सी लेवल बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, इस तरह के जो जनरल रिएक्शंस हैं वो आप इससे ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है साहब, इसमें नासा क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं? तो नासा इसमें एल बैंड जो सिस्टम है ना, वो नासा लगा रहा है, जो 25 सेंटीमीटर वेवलेंथ पेनिट्रेट कर पाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो एस बैंड वाला जो सिस्टम है वो इसरो दे रहा है, जो 10 सेंटीमीटर का वेवलेंथ क्रॉप मॉनिटरिंग तक के लिए जो काम आ सके उतना दे पाएगा। ठीक है, ये हाई रेट डेटा कमांड्स, जीपीएस रिसीवर, सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर, पेलोड सब सिस्टम दे रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम जीएसएलवी के थ्रू लॉन्च करने में मदद कर रहे हैं, एस बैंड एसएआर दे रहे हैं। अब आप पूछेंगे सर अमेरिका को हमारी क्या जरूरत पड़ गई जो हमारे पास उसे आना पड़ा? मतलब वो हमारे साथ क्यों इस काम को कर रहा है? वो तो कहते हैं कि हम मंगल पर चले जाएंगे, ये कर जाएंगे। नहीं, अगेन ये दो देशों के बीच में होने वाला एक प्रकार का योगदान है। जैसे आप दुनिया के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, तो अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर के कि हां भाई, भारत के साथ मिलकर हमने अंतरिक्ष के अंदर कुछ काम किया है, यानी कि एक तरह से हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड, ये बताने के लिए इस तरह का काम है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका साथ नहीं आता तो हम नहीं कर पाते, लेकिन हां यह जरूर है कि ये जो एल बैंड रडार और एस बैंड रडार मिलकर के जो चीज बनाई है ना, ये बड़ी रोचक है। आपको सुनने में बड़ी भले ही आसान लगी हो, लेकिन इसमें बहुत सारे व्यवधान आए। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा जिससे आपको यह पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी बात है। देखो, ये जो आपको एंटीना सा दिख रहा है ना, ये तस्वीरों में छोटा दिख रहा है, असल में ये लगभग 12 मीटर डायामीटर का क्षेत्र है। 12 मीटर का इसका डायामीटर है, बस जितना बड़ा है ये। और बस जितना बड़ा एक एंटीना अंतरिक्ष में आप टांक रहे हैं 750 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ये जो चीज बनकर आई है ना, ये नासा के द्वारा बनाई गई है। इसमें बहुत सारे रिफ्लेक्टिंग मिरर्स लगे हुए हैं। एक तरह से समझिए आप, इसमें सिंथेटिक मटेरियल है, क्या लगा है वो तो एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है जो कि अंतरिक्ष से रेडिएशंस को धरती पर भेजेगा, यहां से जो निकलकर रिप्लाई आएंगे या रिएक्शंस आएंगे उन्हें ऑब्जर्व करेगा, और ऑब्जर्व करके इस मशीन को वापस भेजेगा, और यहां से अर्थ पर डेटा ट्रांसफर होगा। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, प्रतिदिन 85,000 जीबी से अधिक मटेरियल अर्थ पर भेजा जाएगा। 85 टीबी से अधिक का मटेरियल अर्थ पर लगातार भेजा जाएगा। वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चुनौती तो यही है कि इतना डेटा रेगुलर प्रोसेस कैसे करें। पूरी दुनिया का यह मटेरियल निकाल निकाल कर भेजेगा 750 किलोमीटर की ऊंचाई से।
ठीक है साहब, ये दोनों पेलोड अर्थ के तमाम प्रकार की जानकारियों को हमारे पास भेजेंगे। 30 तारीख के दिन ये लॉन्च होगा। मैं एक बार के लिए जो कॉमन जो वीडियो लॉन्च हुआ है मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा जो यहां पर चल रहा है, आप लोग एक बार इसे देखें। In an era where climate change dominates global discourse, humanity faces an increasing vulnerability to natural disasters. To address these mounting challenges, NASA and ISRO have joined forces in an extraordinary collaboration to launch the NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar Satellite. This groundbreaking low Earth orbit, LEO Observatory, promises to revolutionize the way we understand our dynamic planet. Equipped with state-of-the-art L and S-band synthetic aperture radar, SAR systems, NASAR will use the SweepSAR technique to deliver high-resolution images across vast swaths of the Earth's surface. Incredibly, it will map the entire globe every 12 days, offering unprecedented consistency in spatial and temporal data. NISAR's mission is nothing short of transformative. From tracking glacial melt and monitoring agricultural landscapes to analyzing seismic shifts and managing disaster response, it will empower scientists, researchers. शायद इससे आपको यह समझ में आ गया होगा कि यह कितना बड़ा सिस्टम भेजा जा रहा है और वो किस पर्पज से यूज में आने वाला है। यहां पर आप इसी को लॉक और पैक होते हुए देख रहे हैं, इसी को ही अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है, ठीक है। इसी को लेकर के निसार की लॉन्चिंग और 12 दिन के अंदर पृथ्वी की रिपोर्टिंग, इसकी चर्चाएं चल रही हैं। अब हम एक बार के लिए वो तरीका देखते हैं कि ये कैसे इस काम को अंजाम दिया जाएगा। आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ये कुछ ऐसे है, मान लीजिए कि ये निसार है और इस निसार के साथ में ये रिफ्लेक्टिंग मिरर लगा हुआ है। रिफ्लेक्टिंग मिरर तक से मतलब इसको आसान करिए कि अगर मान लीजिए सूरज की रोशनी मुझ तक आ रही है और मैंने यहां पर एक शीशा पकड़ के उस रोशनी को डाइवर्ट कर दिया दाएं बाएं कहीं भी, कुछ वैसा काम हो रहा है। यहां एक मशीन लगी है, वो मशीन अपने में से रेडिएशंस निकाल रही है। आप देखिए ये एल बैंड एस बैंड की रेडिएशंस हैं, ये ऊपर जा रही हैं इस शीशे के पास। ये जो शीशा लगा है, मतलब मैं रिफ्लेक्टिंग मिरर जो है यहां पर SAR का, अंतरिक्ष में बता रहा हूं मैं इस बात को, 37 डिग्री पर ये इन्हीं रेडिएशंस को अर्थ पर भेज रहा है और अर्थ पर भेज करके ये रेडिएशंस लगभग 250 किलोमीटर के क्षेत्र पर अपना प्रभाव छोड़ रही हैं। मतलब यहां से निकलकर आई 250 किलोमीटर का क्षेत्र एक तरीके से इस पर ये जाकर टकराई। यहां टकराने के बाद जो मैसेजेस रिसीव हुए उन्हें लेकर के ये यहां से वापस चल दी और ये वापस जाकर के वापस इसी शीशे पर गई और इस शीशे से फिर जाकर के ये इस मशीन पर आई। मतलब आप इस तरह से समझिए कि यहां से छोटी वेवलेंथ भेजी जा रही हैं, यहां पर टकराते टकराते बड़ी हो जा रही हैं। देखिए वेवलेंथ का सिंपल सा नियम है ना, hc/λ होता है एनर्जी के केस में। एनर्जी ट्रेवल में खत्म हो रही है, वेवलेंथ बढ़ती चली जा रही है, वेवलेंथ और बढ़ती चली जा रही है जब लौटते जा रहे हैं। तो देखिए छोटी वेवलेंथ यहां से आ रही है, आते आते बड़ी होती चली जा रही है, फिर यहां से और बड़े फॉर्मेट में पहुंच करके यहां पर रिपोर्ट हो रही है। इस प्रकार से ये रिकॉर्ड करता चला जाएगा पूरा डेटा। 250 किलोमीटर का डेटा 650 किलोमीटर की रेंज में ये काम करेगा। मतलब 650 किलोमीटर दूर पर है तो अगले 250 किलोमीटर की रेंज पकड़ के चल रहा है। ऐसा करते करते पूरी धरती को नापेगा और 12 दिन के अंदर पूरी धरती की फोटो ले देगा, फिर अगला राउंड निकालने निकलेगा। फिर ये जो एल बैंड और एस बैंड से प्राप्त डेटा है इनको सिंक्रोनाइज किया जाएगा, मतलब इन दोनों को मैच किया जाएगा। अगर सिंगल एल बैंड आप ले रहे होते तो इमेजेस बहुत ब्लर आती क्योंकि गहराई की तस्वीरें होती, केवल एस बैंड लेते तो सुपरफिशियल आती। दोनों को मिलाकर के ये जहां जहां दोनों के सिस्टम रिसीव हुए उनकी तस्वीरें ही फाइनल तस्वीर बनाकर भेजेगा। यानी कि ये अपने आप में एक हाई रेजोल्यूशन इमेज बनाकर भेजेगा। सिंगल जो था ना वो इस तरह की तस्वीरें भेज सकता था, एल बैंड अगर अकेला डालते या एस बैंड अकेला डालते तो वो बस ब्लैक व्हाइट ग्रे इस तरह की चीजें भेज सकता था। अब ये एक प्रकार की ऐसी तस्वीरें भेजेगा जो अपने आप में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस लेकर आएंगे और आप सभी को इसकी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। वैसे हम भी आपको ताजा ताजा अपडेट जो भी होंगे वो उस समय पर देते चल रहे होंगे। ठीक है साहब, ये जानकारी मैंने दे दी। बाकी तो फायदे जो होते हैं वो तो मैंने समझाई दिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगी, ये सब चीजें होंगी। लागत पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो सारा पैसा है ना वो लगभग 1.25 लाख करोड़
करोड़ रुपए का है, तो हमारा खर्चा 800 करोड़ रुपए के आसपास ही है। मैक्सिमम खर्चा इसमें नासा ही कर रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, यहां पर 2 रडार सिस्टम लगे हैं। इसमें जो स्वीप एसएआर लगा है, यह असल में सिंथेटिक अपर्चर रडार का एल और एस का एक साथ काम करने की तकनीक को स्वीप एसएआर कहा गया है, जो 85 टेराबाइट डेटा रोजाना भेजने का प्रयास करेगा। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को तकनीकी जानकारी ये समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।